और इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्न्स्ट एंड यंग के पार्टनर अश्विन पारेख। पारेख साहब, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। पहले से ही कई बड़े ग्रुप बैंकिंग सेक्टर में आने का इंटरेस्ट जता चुके हैं, लेकिन एक ऐसे बाजार में जहां बहुत सारे पीएसयू बैंक लॉसेस दिखा रहे हैं, क्या इस मार्केट में वाकई इतने सारे नए बैंकों के लिए जगह है? अब देखिए, जैसे नई गाइडलाइन जो आज आई है उसके हिसाब से ये तो बिल्कुल साफ तय है कि जिस किस्म की बैंक हम जो बात कर रहे हैं वो इंक्लूजन वाली बैंक है। ये बैंक नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक से बिल्कुल हटके होगी, क्योंकि इसका ज़्यादा करके नेटवर्क जो है वो मतलब टियर 2 से लेकर टियर 6 लोकेशंस में होगा और उसमें भी 5 और 6 में ज़्यादा होगा। तो ये बैंकिंग बिल्कुल एक अलग सा बैंकिंग होगा। मेरे ख्याल से मैं ये मतलब सस्पेक्ट करता हूँ कि इस गाइडलाइन के आने के बाद में बहुत सारे लोग जो मतलब बैंक्स खोलना चाहते थे, बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते थे, वो शायद इसको दोबारा सोचेंगे। इसलिए दोबारा सोचेंगे क्योंकि अब तक इंक्लूजन का जो मॉडल है वो वायबल मॉडल नहीं है। इंक्लूजन के मॉडल के अंदर आपकी जो लागत है, आपका जो कैपिटल है, आपको अच्छी तरह से पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो एक तो वो होगा कि जहाँ पे आपका कैपिटल सारा जाता है, मार्जिन्स आपके उस मार्केट में क्या होंगे वो कस्टमर सेगमेंट के पास में, वो भी अभी तय नहीं है। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से जो मतलब एप्लीकेशन करने वाला है, जिसने इस मार्केट में काम किया हुआ है, जिसको इस मार्केट का अच्छा परिचय है, जो स्मॉलर बोरोवर्स के साथ, स्मॉलर कस्टमर्स के साथ, स्मॉलर ज्योग्राफी में गया हुआ है, वो इस बैंक के बारे में ज़्यादा सीरियसली सोचेगा। तो मेरे ख्याल से पहले तो बात यह आएगी कि ये जो बैंकिंग है वो आम बैंकिंग के मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में काफ़ी हट के बैंकिंग होगी। तमन्ना जी, तो अश्विन साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफी कड़े कंडीशंस है, 500 करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए, 3 साल के अंदर लिस्ट होने की शर्त है, तो जो एनबीएफसीज है जो सबसे ज्यादा शायद चाहेंगे कि वो बैंक बने, वो क्या इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं? अब इसे हमें देखना है। जैसे मैं मतलब अगर अच्छी तरह से ध्यान से गाइडलाइन को देखता हूँ, मैंने कहीं पे भी जो कई चीज़ें जो एनबीएफसी सेक्टर से मांगी गई थी, जैसे मतलब एक एनबीएफसी एंटिटी जो है, साइजेबल एंटिटी है, 30,000, 25,000, 20,000 करोड़ की उसकी बैलेंस शीट है। अगर वो बैंक बनना चाहता है, तो बैंक बनना चाहती है, तो किस तरह से वो एनबीएफसी को बैंकिंग में ले जाए, वो तो पहला सवाल बना। जिसके पास में कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, जैसे व्हीकल फाइनेंस हुआ, या तो जैसे समझिए माइक्रो फाइनेंस हुआ, या कंज्यूमर लोन्स हो गए, अब उनके लिए क्या होगा? मतलब क्या वो सारी की सारी चीज़ें बैंक में ले जाएगा? ये सारे जो सवाल थे, जो मुद्दे हमने उठाए थे रिजर्व बैंक के सामने, उसका कहीं हम लोगों को जाके इसमें आंसर नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारा एनबीएफसी सेक्टर को अपने हिसाब से मतलब एक खुद से एजम्पशंस करने पड़ेंगे, प्रॉक्सीज लेनी पड़ेगी और उस ढंग से अपनी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तमन्ना, तो पारेख साहब, कतार में तो कई सारे ग्रुप हैं, लेकिन आपके मुताबिक कौन से टॉप 5 कंटेंडर्स हैं जिनकी अर्जी थ्रू हो भी सकती है और जो वाकई एक बैंक ला पाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से मैं फिर भी आई एम अ लिटिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एनबीएफसीज। जो एक दो बड़े वाले जो एनबीएफसीज हैं, जो बड़े रेप्यूटेड एनबीएफसीज हैं, जो साइज में भी बड़े हो चुके हैं, उनको मेरे हिसाब से अच्छा सा मौका है सक्सेसफुल निकलने के लिए। बिजनेस हाउसेज में बिजनेस हाउसेज जो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस लेके बैठे हैं तमन्ना, और जिनके पास में कंप्लायंस का और गवर्नेंस का अच्छा रिकॉर्ड है, और जो मतलब कैपिटल डीप पॉकेट्स हैं, कैपिटल ला सकते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली नए मार्केट में जाके इंक्लूजन का बैंकिंग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए शायद लाइसेंस मिलना और मतलब मुनासिब या आसान होगा। पारेख साहब, आप कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास में 7-8 इस तरह मतलब इस बार लोग आए हुए हैं, मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ। किसी को नाराज करना मेरे ख्याल से, और मेरा अगर अनुमान भी कोई ढंग से बनता है, पर वो कमेटी जो है जो आरबीआई बनाएगी वो क्या सोचती है, मतलब वो तो इस टाइम पे गेस करना बहुत मुश्किल है। तमन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अश्विन पारेख, कोई नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीएनबीसी आवाज का जो अनुमान है वो हम